मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे कक्षा 10-9 का है ये विषय हिंदी है और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का इसमें है। तो इधर ये सब निर्देश दिया है, इसको आप इधर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय न लें। तो ये प्रश्न हमारा एक है कि सही विकल्प चुन करके इसमें लिखना है। तो इसका ये पहला हो जाएगा, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो इसका जो सम्मान है इसका पर्यायवाची हो जाएगा कि आदर से याद किया जाता है। इसका पहले का सा हो जाएगा। फिर दूसरा है कि कबीर कर्मकांड के कैसे थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे, उदासीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसमें हो जाएगा कि 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में इसमें होती हैं। और जो दोहा छंद है तो दोहा में 13 और 11 पर इसमें विराम होता है। चौथा फिर है कि वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? वर्ण यानी होता है अक्षर, तो अक्षर को जोड़ करके जो बनता है वह होता है शब्द कहलाता है। पांचवा है कि ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए, तो कहाँ पहुँचे थे? ऋषि मुनियों के जो गुण थे वो गधे में पहुँच चुके थे। और यहाँ ये फिर छा है, एक का छठवां ही है यहाँ कि लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, ये पक्के साहब माने जाते थे। फिर प्रश्न 2 है कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके यहाँ लिखना है इसका। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हो जाएगा प्रश्न 1-2 का ये पहला है, पहले में कि छत चढ़ने के लिए, इसमें ये वाला जी हो जाएगा, जीना चाहिए ये वाला। और इसमें देख रहे हैं नीचे बिंदी लगा है, ये नहीं होगा बल्कि ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसका 2 का ही यहाँ पे दूसरा है कि रस खान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो कहाँ का पत्थर बनना चाहते थे? तो उसमें जो दिया है तो उसके अनुसार वो गोवर्धन पर जो पहाड़ है वहाँ के पर्वत का ही बनूं, वो उनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी। फिर काव्य के अनुसार जो है तो कितने भेद होते हैं? तो काव्य के यहाँ है 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य यहाँ पे हो जाएगा। फिर चौथा है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक वाक्य में यहाँ पे अनपढ़ कहते हैं, यहाँ हो जाएगा। फिर 5वां है लेखक के अनुसार टोपी जो है तो मान और सम्मान का प्रतीक है, जो अधिक बोलता हो उसे एक वाक्य में वाचाल कहा जाता है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श यहाँ पे हो जाएगा प्रणेता भी होते हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरे का यहाँ हो जाएगा कि प्रश्न 3 जो है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, सही जोड़ी बना करके इसमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैदी और कोकिला जो है, तो इसके लेखक यहाँ पे हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये 1 का हो जाएगा। फिर पीपर पात सरिस मंडोला में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा दूसरे का, उपमा अलंकार यहाँ पे है। फिर 2 बैलों की जो कथा है तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेमचंद, तीसरे का हो जाएगा। फिर प्रेमचंद के फटे जूते जो है तो कौन लिखे हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ चौथे का हरिशंकर परसाई लिखे हैं। फिर बादल जो है तो बादल का पर्यायवाची होता है घन, ये हो जाएगा घन। फिर मेरे संग की औरतें जो है तो मेरे संग की औरतें इसको लिखी हैं मृदुला गर्ग, तो ये हो जाएगा 6। तो और ये वाला 5। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा सही जोड़ी कक्षा 9वीं का जो अभी अर्धवार्षिक पेपर हुआ है। तो उसमें बहुत से बच्चे बहुत कम नंबर पाए हैं, तो आप अपना अपना सभी पेपर मिला लीजिए ताकि वार्षिक परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकें।
प्रश्न 4 यहाँ पे है कि सत्य असत्य लिखिए। सत्य और असत्य को बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य। तो ये पहला है कि रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो ये सत्य है, बिल्कुल लेना चाहते थे। फिर खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये असत्य है, क्योंकि खंड काव्य का संक्षिप्त होती है, जो महाकाव्य होता है महाकाव्य का विस्तृत होती है, तो इसलिए यह असत्य है। फिर तीसरा है प्रेमचंद के फटे जूते थे, तो ये भी सत्य है, उनके जूते फटे हुए थे। फिर मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो ये भी सत्य है। ई प्रत्यय यहाँ पे इसमें मोटा में ई प्रत्यय लगा हुआ है। लोकोक्त का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन भी जिसको कहते हैं, तो ये भी सत्य है। फिर नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी सत्य है। इस 5 का है कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो एक वाक्य में यहाँ उत्तर देना है इसका हो जाएगा पहले का 5 का पहला, कैदियों के हाथों में क्या होता था। तो जैसा कि है कि कैदियों के हाथ में, तो इसका हो जाएगा हथकड़ियाँ होती हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हथकड़ियाँ। यहाँ पे हथकड़ियाँ हो जाएगा, इसका उत्तर की होते हैं। फिर है यहाँ कि वर्णों की बार बार आवृत्त होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ एक ही शब्द बार बार आए या नहीं, यहाँ जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए अक्षर, वहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दूसरे का हो जाएगा। फिर यहाँ पे है तीसरा, तो तीसरे का है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो वो अपनी पत्नी के साथ खिंचवा रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा अपनी पत्नी के साथ वो फोटो खिंचवा रहे थे। फिर यहाँ पे 3 है ये चौथा है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। अगर 8 सर्ग नहीं रहता है तो वह खंड काव्य के अंतर्गत आ जाता है। फिर यहाँ कबीर की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो इसका हो जाएगा कबीर की प्रमुख रचनाएं जो हैं, तो बीजक है, बीजक है जिसके अंतर्गत जो है तो शबद आता है, शबद, रामायणी यहाँ पे हो जाएगा, और साखियाँ जो है साखियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ ये कबीर की रचनाएं हो गई। और इसमें फिर इसी का 6वां कि अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो एक वाक्य में लिखना है, तो ऐसे शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। हो जाएगा आगत शब्द, यानी जो दूसरे भाषाओं से किसी और भाषाओं में आए हैं। फिर यहाँ है 7वां है कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। तो क्यों नहीं देखा था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो नहीं देखे थे, मृत्यु हो गई थी इसलिए वह नहीं देख पाई थी। यहाँ प्रश्न 6 है कि कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा मेरे विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म में हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का समीप पाना चाहता, क्योंकि जो रसखान है वो श्री कृष्ण से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए वह श्री कृष्ण को यहाँ पे वह चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में, चाहे पहाड़ के रूप में हो, वह किसी न किसी रूप में पाना चाहते हैं। छा का है अथवा, छा का यहाँ पे अथवा है कि
कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। क्योंकि जो कोयल है तो स्वच्छंद रूप से खुले आसमान में उड़ रही है, चहचहा रही है, आनंद ले रही, किसी भी प्रकार का रोक टोक उसे नहीं है। लेकिन जो कवि है तो कवि को एक छोटी सी जेल कोठरी में बंद कर दिया गया है। ना तो वह बाहर निकल सकता, ना किसी से मिल सकता, ना तो अपने पसंद का खा सकता है, ना तो रो भी सकता। अगर रोएगा तो भी उसे दंड मिलेगा। तो इसलिए यहाँ कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। सातवां है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका नाम भी यहाँ पे लिखना है। तो इसका यहाँ हो जाएगा कि इसको कई कवियों ने, कई लेखकों ने अलग अलग काल विभागों में बांटा गया है। लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम और अच्छा विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शोधपूर्ण ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास काल विवेचन कुछ इस प्रकार किए हैं, जो कि यहाँ है उनका दिया गया है कि पहला है आदिकाल, या जिसे हम वीरगाथा काल के भी नाम से जानते हैं। तो इसका संवत है 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी तक। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको कि रीत काल के भी नाम से जाना जाता है। इसका यहाँ पे है 1700 से 1900 तक। फिर आधुनिक काल, या जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे 1900 से फिर यहाँ हो जाएगा आज तक। 1900 से यहाँ आज तक हो जाएगा। इसमें जो दिया है 1980, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन होगा, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। 7वें का अथवा वाला है कि भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम यहाँ पे लिखना है। तो इसमें जैसे हो गया कि 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम। तो ये जितने भी कवि हैं ये सारे भक्ति काल के ही कवि हैं। इधर जो दिए गए हैं भक्ति काल के कवि हैं और इनकी इधर रचनाएं हैं। तो जैसे कबीरदास हो गए, कबीरदास की जो रचना है तो बीजक है। बीजक के ही अंतर्गत रामायणी, शबद और साखी ये संकलन जो है तो धर्मदास के अनुसार किया गया है। और जो भक्ति काल के प्रवर्तक भी कबीरदास ही माने जाते हैं। फिर दूसरे कवि हैं भक्ति काल के कि रैदास, जो कि उनकी रचना बानी है। फिर तीसरे हैं नानक देव, ग्रंथ साहिब में संकलित उनकी रचनाएं हैं कि गुरु अर्जुन देव के नाम से। यहाँ पे सुंदर दास हैं, सुंदर विलास उनकी रचनाएं हैं। मलुक दास जो कि रत्न खान और जान बोध के नाम से जो हैं इधर वो उनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न में पूछा है 2 ही इसमें कवियों के नाम पूछा है, भक्ति काल के कवियों के नाम। लेकिन फिर भी 3-4 याद कर लीजिएगा, ताकि अगर और भूल भी जाते हैं तो और याद रहे। वहाँ का प्रश्न दिया है कि रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि रसखान ब्रज भाषा के माधुर्य के कवि हैं। तो यानी कि काव्य के काव्यगत विशेषताएं के यानी उनके काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है और कौन कौन सी उसमें विशेषता है, तो ये बताना है। तो ब्रज भाषा जैसा उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किए हैं। माधुर्य के वो कवि भी हैं। कृत्रिम तथा
अरुचिकर भाषा उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषता शब्दों में लचीलापन। उनका जो शब्द है तो लचीलापन लिए हुआ है, जिसे सभी ब्रज भाषा के कवियों ने अपनाया था और यह गुण रसखान में भी पाया जाता है। इस प्रकार से वे रसखान के काव्य की विशेषताएं हो गई। उनके काव्य में ब्रज भाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है, माधुर गुण है और कृत्रिम यानी कि बनाया गया जो भी उनका का छंद है बनाया गया है, लिखा गया है। भाषा जो है अरुचिकर है और प्रकृति के अनुसार ही उन्होंने किए हैं और लचीलापन लिए हुए है और इस प्रकार से उनकी भाषा की विशेषता हो गई। 8वें का यहाँ पे अथवा है, तो इसमें कहा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए बोला है, लिखिए। तो हो जाएगा यहाँ पे कि चतुर्वेदी जी की रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः अस्पष्ट और निश्चित है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है। जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं, कविता लिखी हैं। तो राष्ट्रीयता उनके काव्य का मुख्य कलेवर है यानी मुख्य भाग है। तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा और उनके काव्य में भक्ति और रहस्यात्मक भरी बातें भी उनके काव्य में मिलती हैं। आरंभिक रचनाओं में भी वे प्रवृत्तियां स्पष्टता परिलक्षित होती हैं। विजयदशमी और प्रवासी भारतीय वृंद अथवा हिंदुओं का रणगीत जो है तो मंजुमा ध्वी वृत्त ऐसी ही रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से उनके काव्य की काव्यगतीय विशेषताएं हो गई। कई प्रकार से उनकी काव्यों में विशेषताएं देखी जाती है। विजयदशमी और प्रवासी जो है भारतीय वृंद के नाम से जो रचनाएं लिखी गई हैं। तो 9 में प्रश्न पूछा है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस की पहले परिभाषा लिखना है, इसके बाद उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो वीर रस 9 रसों में से एक प्रमुख रस माना जाता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि में वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। पे हो जाएगा कि जब किसी रचना में या वाक्य में ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहाँ वीरता जैसे से शब्द की उत्पत्ति होती है, वहाँ उस शब्द को सुन करके हमारे मन में एक वीर उत्साह जोश आता है। तो ऐसे शब्दों में वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे कि ये दिया गया है, उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे ये कि यहाँ हो जाएगा कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। यहाँ पे हो जाएगा वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा कि पहले जो हम कविता पढ़े थे, बुंदेलों के मुख हमने सुने थे कि एक मर्दानी झांसी की रानी है जो कि सभी योद्धाओं से बढ़कर है और वह किसी से डरती नहीं है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ने से हमें एहसास हो रहा है कि किसी के अंदर जोश कूट कूट करके भरा हुआ है। यहाँ पर भी ये वीर रस का ही उदाहरण आपको एक और बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर उदाहरण आपको समझ में नहीं आता है परिभाषा, तो ताकि ये समझ में आ जाए तो यहाँ वीर रस की एक और देख लीजिए परिभाषा और उदाहरण। ये परिभाषा देख लीजिए कि वीर रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हो जाएगी। वीर रस जो है सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक अस्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे सहृदय का मतलब है जो हमारे हृदय में जो कि जब उत्साह नामक जब अस्थायी भाव हमारे मन में जब विद्यमान रहता है, हमेशा जब वह निखरता है, यानी कि उसमें जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव जब मिलते हैं आपस में, तो जो उसमें रस बनता है वहाँ पे वीर रस
उत्पन्न होता है। जैसे हमारे मन में सभी प्रकार के यहाँ रस विद्वान हैं, जिस प्रकार का समय देखा जाता है, जिस प्रकार का माहौल होता है, उसी के अनुसार हमारे मन में विचार आते हैं और वैसे ही हमारे मन से जो है तो ये उस अस्थाई भाव उत्पन्न और ये बदल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 जगह पे यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद जैसा है कि वैसे सब रहेगा। जैसे हास्य रस का देखिए, कहा बदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको पढ़ने से में हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है कि बंदर ने बंदरिया से कह रहा है कि चलो हम नहाने गंगा चलते हैं और बच्चों को घर पर ही छोड़ देते हैं, वो हुड़दंगा अपना करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बंदर क्या जाने गंगा नदी जैसे पवित्र नदी का जो है उसके का नहाने का पवित्रता क्या समझें। तो इसलिए यहाँ पे हमें हंसी आ रही है। यहाँ पर ये देखिए कि ये प्रश्न 9 का जो है, प्रश्न 9 का अथवा वाला है। यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना है। देखिए शांत रस की ये परिभाषा हो जाएगी, शांत रस सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब विभाव तथा संचारी विभाव से संयोग होता है तब वहाँ शांत रस होता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा, शांत रस का अर्थ होता है कि एकदम शांत स्वभाव, निर्वेद, किसी भी प्रकार का ज़्यादा इधर उधर नहीं। तो इसका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण यहाँ पे कि इसमें भक्ति भावना से ज़्यादातर जुड़े हुए शब्द यहाँ पे होते हैं। प्रश्न यहाँ जो है 10 दिया है। 10 में है कि तत्सम शब्द चुन करके लिखिए, यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि यहाँ तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। यहाँ यानी जैसा शब्द है वैसा का वैसा ही, ज्यों का त्यों। यानी कि इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्योंकि जो शब्द संस्कृत के हैं उसको बिना किसी परिवर्तन के हम हिंदी में जो लिखने लगते हैं उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ज़्यादातर कठोर शब्द होते हैं, यानी कि कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आधे अधूरे शब्द होते हैं। तो जैसे इसमें तत्सम शब्द हो गए कि चंद्र हो गया, शाख हो गया, स्वप्न हो गया और हस्त हो गया। तो ये हैं, ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। और इसी में अगर ये जो शाक जैसे कि इस प्रकार से अगर लिखा रहता ये वाला शाक, तब ये हो जाता तद्भव में हो जाता, क्योंकि सेटी वाला सा और ये खटकोण वाला सा ये जो है तो तत्सम में आता है और तद्भव में ये वाला आता है। तो इस प्रकार से इसमें तत्सम में हो जाएगा चंद्र, शाक, स्वप्न और हाथ हो जाएगा, और जो सपना और हाथ है ये तद्भव में हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है 18 प्रश्न यहाँ 10 का ही अथवा दिया गया है कि मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़ करके शब्द बना करके इसमें लिखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सम्मान धन इत, तो इसका बराबर यहाँ जोड़ करके लिख देंगे, इसमें हो जाएगा सम्मानित हो जाएगा, इसका वाला सम्मानित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक ये जो ई है तो ई यहाँ पूरा नहीं जुड़ेगी, बल्कि ई छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, तो ए जो मात्रा है तो यहाँ पे नी में जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा सम्मानित। और जो दूसरा उदाहरण है कि गरीब धन ई, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा गरीबी, गरीबी यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जब इसका संधि यहाँ पे जब बनेगा तो ई जो है
तो ई नहीं बनेगी, बल्कि बड़ी ई की मात्रा ऐसी होती है, तो बा में ई की मात्रा जुड़ जाने से हो जाएगा गरीबी। लकड़ धन हारा जो है, तो अब इसमें किसी भी प्रकार का आ ई उ कुछ नहीं है यहाँ पे स्वर, इसलिए जैसा का तैसा ही जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि लकड़ हारा, ये जैसा है वैसा ही यहाँ पे धन को हटा करके हम लिख देंगे, ये धन हट जाएगा, वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे है कड़वा धन आहट, तो अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई स्वर ना होने की वजह से जैसा का था वैसा ही जुड़ गया था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ है, तो आ क्या होगा, आ की मात्रा यहाँ पे बड़ा है, तो आ की मात्रा जुड़ेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुआ में पहले से ही मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसलिए अब यहाँ पे मात्रा नहीं जुड़ेगी, बल्कि ये आ को हटा करके ये लिख जाएगा, क्योंकि अगर आ की मात्रा भी हम जोड़ेंगे तो वही ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कड़वा हट, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये मूल शब्दों में ये शब्द जोड़ करके बनाना था, तो इस प्रकार से ये सारे हो गए। प्रश्न 11 में क्या दिया है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि जो छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए आ रहा था क्योंकि लड़की की माँ जो थी मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। जिस प्रकार से लड़की की माँ मर चुकी थी, लड़की के सौतेली जो माँ थी वह मारती डांटती रहती थी, समय से ना खाना देती थी ना कुछ। इसी प्रकार से जो बैल हैं, बैल को भी उनके का जो मालिक है वो अच्छे से प्यार नहीं करती थी, उन्हें खाना भूसा अच्छे से सब कुछ नहीं देते थे। तो इसलिए उस लड़की को, छोटी बच्ची जो थी, तो उसको बैलों के प्रति आत्मीयता हो जाती है, लगाव हो जाता है और प्रेम उमड़ आता है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसको अधिक से अधिक पढ़ करके परीक्षा में अंक हासिल प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डालें तो आपके इसमें नोटिफिकेशन जाए तो आपको पता चल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका पढ़ करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। 11 का अथवा वाला है, अथवा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो प्रश्न है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका यहाँ पे उत्तर है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम जो भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, उसी को हम उसी के जैसा बनना चाहते हैं, बनते हैं, खाना खाते हैं, पहनते हैं, बातें करते हैं। तो ये इस प्रकार से एक तरह का ये हम उपभोक्तावाद की संस्कृति में घिरते जा रहे हैं, उसका दास बनते जा रहे हैं। वो जैसा करवाती है हम वैसा ही ना चाहते हुए भी करते जा रहे हैं। में दिया है कि नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर यहाँ पे लिखना है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया, इधर नाटक हो गया और ये एकांकी हो गया। तो नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है,
और नाटक की कथा वस्तु जो होती है तो विस्तृत होती है, क्योंकि एकांकी होती है तो इसमें कम समय लगता है, कम पात्र होते हैं। नाटक में अनेक अंक का होता है, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, कथानक भी इसमें ज़्यादा रहते हैं। जो एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। जो दीपक है वो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है, और जो चंद्रगुप्त है तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है। तो इस प्रकार से इसमें लेख है नाटक और एकांकी में अंतर हो गया। ये 12 कथवा है कि कहानी और उपन्यास में, ये जो कहानी है तो कहानी और उपन्यास में यहाँ पे अंतर लिखना है। तो इसका हो जाएगा कि कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। अंतर का मतलब है कि सेम उसका उल्टा यानी अपोजिट। अगर आप इसका एक पक्ष का याद कर लेंगे तो एक पक्ष का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें अंतर करना है कि कहानी छोटी होती है तो उपन्यास उसका क्या हो जाएगा, उल्टा बड़ा हो जाएगा। फिर कहानी में एक घटना का वर्णन होता है तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें अनेक घटनाओं का वर्णन उपन्यास में होता है। फिर कहानी में कम पात्र होते हैं तो अब अगर इसमें कम पात्र, छोटी है तो कम ही पात्र होंगे, तब ये बड़ा है तो अब इसमें क्या अधिक पात्र होंगे, यानी संख्या ज़्यादा होगी। फिर परीक्षा जो है तो प्रेमचंद द्वारा जो लिखित कहानी है, लेकिन इसमें उपन्यास गोदान है उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इस प्रकार से इसमें एक अंतर हो गया। तो अंतर भी ये हर परीक्षाओं में आता है, तो इसे जरूर ही याद आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न 13 में कहा गया है कि हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। उनकी भाषा शैली को यहाँ पे लिखना है कि उनकी भाषा कौन कौन सी थी और किस प्रकार की उनकी शैली थी। तो परसाई जी की जो भाषा है तो सरल भाषा के पक्षपाती थे, वे सरल भाषा का ही प्रयोग करते थे। हरिशंकर परसाई के वाक्य छोटे छोटे एवं व्यंग्य प्रधान हैं। जो उनके वाक्य भी हैं वो छोटे छोटे शब्दों में हैं, और वो उनकी ज़्यादा व्यंग्य प्रधान यहाँ शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो किसी को व्यंग्य के रूप में ज़्यादा कहते थे। संस्कृत शब्दों के जो उनकी भाषा में संस्कृत भी शब्दों का प्रयोग किया गया। संस्कृत शब्दों के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग वे पर्याप्त मात्रा में अपनी व्यंग्य रचनाओं में करते हैं। और परसाई जी भाषा के मर्मज्ञ थे। तो इस प्रकार से यहाँ परसाई जी की भाषा शैली हो गई यहाँ कि उनकी भाषा सरल है, वो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, व्यंग्य प्रधान उनकी शैली है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत के साथ साथ उर्दू अंग्रेजी। तो 13 के अथवा में दिया गया है कि श्यामाचरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली लिखना है, उनकी भी भाषा शैली ही इसमें लिखना है। तो श्यामाचरण दुबे की भाषा और शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। उनके विचारों की तरह ही उनकी भाषा भी स्पष्ट और सहज है। तो जो उनकी भाषा है, जिस प्रकार से वो सोचते हैं, सोचने में उनका कि सरल और स्पष्ट सहज भाषा सोचते हैं, उसी प्रकार से वो स्पष्ट और सहज भाषा में लिखते भी हैं। तार्किकता का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। एक के बाद एक बात क्रमिक रूप से आती है। वे जो भी बात करते हैं तो क्रम से करते हैं, एक के बाद एक करते हैं क्रम के अनुसार। उनके तर्क अकाट्य होते हैं। वो भी जो भी तर्क देते हैं, जो भी बोलते हैं तो उनका अलग ही होता है। वे अपनी बात सहजता पूर्वक छोटे छोटे वाक्य में आरंभ करते हैं। तो जो अपनी भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से वो भी किसी को कुछ कहते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी कभी बात पर बल देने के लिए वाक्यों का अधूरा ही छोड़ देते हैं। तो कभी कभी अधूरा ही अपने वाक्यों को छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग जब अधूरा रहेगा तो उस पर सोचेंगे और विचार करेंगे कि आखिर इसके आगे की बात क्या हो सकती है, तो उस पर अपना और अधिक बुद्धि को खर्च करेंगे, जिससे कि पाठक का ध्यान आकर्षित हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को छोड़ते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें और आकर्षित हों कि आगे क्या बात कहने वाले हैं, क्या बात कही गई है। अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए दुबे जी प्रश्न उठाते हैं कि
और फिर अगले वाक्य में उसका समाधान भी कर देते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों को उठाते हैं, फिर अगले ही वाक्य में उसका उत्तर भी बता देते हैं। उनकी अभिव्यक्ति शैली में आप और हम से युक्त हैं। प्रश्नोत्तर शैली जो उनकी शैली है, तो प्रश्नोत्तर शैली से ही वह पाठकों को बांधे रहते हैं। उनकी भाषा सहज है, सरल है, आडंबरहीन यानी कि आडंबर का वो विरोध करते हैं। शैली प्रवाहपूर्ण है, जोशीली एवं निरंतरता से युक्त है। वे एक सशक्त गद्यकार हैं। तो इस प्रकार से जो भी उनकी वो बोलते हैं, बहुत ही प्रवाहपूर्ण बोलते हैं, सहज सरल बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार से उनकी छोटी छोटी शैलियाँ हैं। और निरंतर वह जब बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं। वो एक अच्छे गद्यकार भी हैं। उदा पे यहाँ पे पूछा गया है कि निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे बताना है। तो इसकी यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो यानी किसी भी बात को बोलने के लिए जो हम अतिरिक्त भार का प्रयोग करते हैं बल का, उसे ही निपात शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश, आस, क्या हो जाएगा, वाह, अरे। इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण इसका भी ढेर सारे हैं। तो जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। तो इस प्रकार से अगर इसको पढ़ के अच्छे से समझिए कि तुम्हें यहाँ पे जो है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ये देखिए जो ही में अतिरिक्त भार या दबाव पड़ रहा है कि तुम्हें, यहाँ भी है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, यानी तुमने तो हद कर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे ही में और तो में अतिरिक्त यहाँ भार का दबाव पड़ रहा है। तो ये इसे ही निपात शब्द कहते हैं। फिर यहाँ पे है प्रश्न, ये हो जाएगा 14 का ही अथवा, 14 के अथवा हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना। इसमें विलोम शब्द का अर्थ पूछा है। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, यानी एक दूसरे का उल्टा जो होता है अर्थ बताता है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण में हो जाएगा कि जैसे माता का हो जाएगा पिता, यहाँ पे हो जाएगा लड़का का लड़की, भाई का बहन, पति का पत्नी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा कि प्रश्न 15 जो है, प्रश्न 15 का दिया गया है कि मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। ये प्रश्न है। तो अब इसमें जीवन में किस प्रकार के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है और किस प्रकार के लोगों को देखा जाता है। तो जो इंसान सदैव सत्य बोले, जो सत्य हमेशा बोलते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, यानी जो ईमानदारी के साथ जीते हैं, ना किसी से बेईमानी, ना झूठ, ना लड़ाई, ना झगड़ा जो नहीं करते, दृढ़ निश्चयी हो, जो दृढ़ निश्चय होता है, जो भी काम करने को सोचता हुआ ठान ले तक जब तक नहीं करे लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। दूसरों की बातों की गोपनीयता जो रखता है, जो बताता नहीं है कि दूसरे की बातों को बताते फिरते रहें, को दूसरों पर प्रकट ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे,
जो चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर गरीब किसी भी प्रकार का हो, सबके साथ जो समान व्यवहार करता है, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे, जो समाज की भलाई के लिए चाहे राष्ट्र हित में हो, समाज में हो, किसी भी प्रकार का हो, तथा अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, जो भी उसका कर्तव्य है उससे वह पीछे न हटे, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को सभी लोग पसंद करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं। का अथवा यहाँ पे है कहा गया है कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, किस कारण से प्रभावित थी, क्योंकि लेखिका अपने नानी को तो देखी नहीं थी, इसके बाद भी प्रभावित थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली, इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्योंकि जो उनकी नानी थी तो वो लोगों को सब कुछ जो है तो उनका सुनती थी और अपने पति को भी कोई भी कार्य करने के लिए आसानी से मनवा लेती थी, और उसमें जो उनके पति कहते थे सुन लेती थी, दखलंदाजी नहीं देती थी, और इस प्रकार से यहाँ पे अपने अधिकार का वो फायदा भी ले लेती थी और किसी के मन में ठेस भी नहीं पहुँचती थी, इसलिए लेखिका अपनी नानी से प्रभावित हुई। फिर यहाँ पे है कि प्रश्न 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है 16, तो 16 में है कि रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना है। तो इसका पहले रस की हम परिभाषा जान लेते हैं कि रस क्या होता है। तो रस की यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। यानी जो भी हम कविता कहानी नाटक उपन्यास जो भी हम देखते पढ़ते सुनते अथवा लिखते समय जो भी हमें उसका अलौकिक आनंद आता है वो उसी को हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी आनंद की प्राप्ति करना। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस अलौकिक ना होकर के लौकिक होता है। तो ये अलौकिक यानी कि जब हमें आनंद आता है तो किसी भी कविता कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें अलौकिक ना होकर के अलौकिक होता है, यानी इसको सभी लोग नहीं देख सकते हैं। जिसको आनंद आएगा सिर्फ वही महसूस कर सकता है कि हमको किस कारण से मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन सामने वाला सिर्फ उसका चेहरा देख पाएगा कि हाँ वह हंस रहा है, लेकिन ये नहीं जान सकता कि किस बात पे उसको आनंद आ रहा है, इसीलिए उसको बोला गया है कि अलौकिक आनंद। फिर यहाँ पे इसी का है कि प्रश्न ये जो 16 का है 16 का ही ये है वो तो हास रस की परिभाषा हो गई। अब ये करुण रस का यहाँ पे हो जाएगी परिभाषा और उदाहरण कि इसका जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। क्योंकि करुण रस का जो है तो इसमें अस्थाई भाव शोक होता है, और शोक हमें कब होता है जब हम किसी को बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, चाहे वह इंसान हो या खिलौना हो या कोई वस्तु हो, जब वह हमसे बहुत दूर चली जाती है या फिर उसका विनाश होता है, टूट जाती है। जैसे कोई खिलौना ही हो गया तो टूट गया, या कोई हमसे दूर चला गया जिसको हम बहुत चाहते हैं, बिछुड़ गया, अलग हो गया, या कोई मर गया, तब वहाँ पे जो वेदना या जो दुख उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है।
जाएगा करुण रस के उदाहरण हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये करुण रस का उदाहरण, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है कि उन्होंने कहा कि जब द्वार पर खड़े सुदामा का नाम रक्षक ने बताया तो प्रभु जो कृष्ण हैं बिना कुछ पहने नंगे पांव ही दौड़ पड़ते हैं वहाँ से, और अपने बाल सखा को वह गले लगा लेते हैं और खीप लिपट करके वह रोते हैं, क्योंकि सुदामा की ऐसी हालत थी कि वह एकदम से देखने लायक नहीं थी। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण को रक्षकों ने बताता है कि द्वार पे कोई खड़े हैं तो सुदामा का नाम लेते हैं तो वह नंगे पांव दौड़ते हैं और करुणा करके करुणानिधि खीब यहाँ पे रोने लगते हैं। 16 का ये अथवा वाला है कि इसमें कहा गया है कि अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित इसमें लिखने के लिए कहा गया है। तो ये अलंकार की परिभाषा पहले हो जाएगी। तो अलंकार शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है अलंकृत करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला, जिसको हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है अलंकार कहलाती है। यानी जिसको किसी भी प्रकार से पहनने से उसका और ज़्यादा निखार बढ़ने लगता है। जिस प्रकार हार कुंडल आदि आभूषणों से नारी शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अनुप्रास यमक उपमा रूपक आदि अलंकार काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर की सौंदर्य में यहाँ पे वृद्धि करते हैं। तो ये अलंकार की परिभाषा यहाँ पे हो गई। जिस प्रकार से एक नारी आभूषण गहना पहन लेती है तो वह देखने में सुंदर दिखने लगती है, इसी प्रकार से यहाँ हम कविता में अनुप्रास यमक उपमा अलंकार रूपक अलंकार ये जितने अलंकार होते हैं उनका प्रयोग करने से उनका और भी ज़्यादा शब्दों का जो है तो चमत्कार बढ़ जाता है। अब यहाँ पे रूपक अलंकार की परिभाषा पूछा है तो रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार वहाँ पे कहलाता है। यानी रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये हो गए उसका रूपक अलंकार का उदाहरण। 17 में दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो अर्थ दिया है तो इसका अर्थ लिखना है और प्रयोग करना। जैसे गदगद होना, तो गदगद होने का अर्थ हो जाता है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका हो जाएगा यहाँ पे ये अर्थ हो जाएगा। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि मोहन का कक्षा 9वीं में 75% आया, जो कि वह देख करके गदगद हो गया। इस प्रकार से हम इसको और भी किसी प्रकार के उदाहरण दे करके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बंगले झांकना। तो बंगले झांकने का अर्थ होता है कि इधर उधर देखना, इधर उधर देखना, इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग जैसे कर सकते हैं कि सोहन को परीक्षा में नहीं बन रहा था, जिसके कारण वह अपनी कॉपी न लिख करके इधर उधर देख रहा था, झांक रहा था। फिर प्रश्न यहाँ पे 3 है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि मुंह तोड़ जवाब हो जाएगा, जवाब देना, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे कि अपने दुश्मनों को या कठिन यातना देना, ये भी हो जाएगा। अब जैसे इसका हो जाएगा कि भारतीय सैनिक ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए।
इस प्रकार से वाक्यों में यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है अथवा कि दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। यहाँ पे विराम चिन्हों का लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये जो है, तो ये विराम चिन्ह प्रश्नवाचक का चिन्ह कहलाता है, ये प्रश्नवाचक का। और इसका प्रयोग ऐसे जगह होता है जहाँ हम किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने या बताने का काम करते हैं। जैसे हो जाएगा कि मोहन आज स्कूल जाएगा क्या, लिख करके फिर ऐसे लास्ट में हम इसको लगा देंगे। इस प्रकार से तुम्हारे कितने नंबर आए। तो ऐसे शब्दों का जहाँ पे प्रश्न पूछने की बात की जाती है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये प्रश्न है 17 का अथवा है, 17 का अथवा में दिया गया है। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। यहाँ वाक्य बनाना है, तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, जिसका हो जाएगा। ये ऐसे शब्द ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने या बताने का काम किया जाता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि मोहन तुम क्या आज स्कूल जाओगे, इस प्रकार से लिख करके और लास्ट में ऐसे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे से रमेश तुम्हारा कितना % रिजल्ट आया, तो इस प्रकार से ऐसे करके हम इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ पे ये यहाँ दिया गया है अल्प विराम। ये अल्प विराम है, तो अल्प विराम का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जहाँ एक से अधिक वस्तुओं या लोगों का जहाँ पे नाम बताया जाता है, बताने का या लिया जाता है, वहाँ पे यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का जहाँ पे लिखा जाए या नाम बताया जाए, वहाँ पे थोड़ा सा रुका जाता है, ऐसे रुक रुक करके वहाँ पे अल्प विराम। जैसे कि हो जाएगा कि आज हमने बाजार से सेब संतरा, इस प्रकार से हो जाएगा कि सेब संतरा आम आदि खरीदे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बीच बीच में अल्प विराम हो जाएगा, क्योंकि अगर अल्प विराम नहीं होगा तो ये ऐसा लगेगा कि तीनों चीज़ें एक ही है। फिर यहाँ है विस्मयवाचक चिन्ह ये कहा जाता है, जिसको कि विस्मय वाचक का चिन्ह ये है। तो ये ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ किसी बात को सुनने में या बताने में आश्चर्यचकित लगे कि वैसा काम होना असंभव होता है। जैसे कि हनुमान ने पूरी लंका ही जला दी थी, इसका वाक्य में हो जाए कि अरे मोहन ने इतना अच्छा फल कैसे पाया। जैसे हो जाएगा कोई पहाड़ ही अपने हाथ में उठा लिया, तो अरे राकेश कैसे अपने हाथ पे इतना बड़ा पहाड़ ले सकता है, इस प्रकार से या फिर अरे कितना अच्छा दृश्य है, वाह क्या बात है, इस प्रकार से जैसे कि हो जाएगा कि वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे जगह में लिख करके फिर इसको हम ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, वाह अरे क्यों, इस प्रकार के शब्दों में है। 18 में दिया गया दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद यानी कि बातचीत लिखिए। यानी दो मित्र आपस में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी को लेकर के बातें कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दो लोग हो जाएंगे, तो पहला यहाँ पे जो है मित्र कहता है कि नमस्ते दोस्त आप कैसे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बताता है मित्र, यहाँ पे होगा दूसरा वाला मित्र बताता है कि ठीक है धन्यवाद, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि पहला वाला जो है तो दुखी दिख रहा है, तो दूसरा कहता है कि हम ठीक हैं, लेकिन आप बताइए इतने दुखी कैसे दिख रहे हैं। तो जो पहला वाला मित्र होता है कहता है वास्तव में मैं अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हूँ,
आपकी क्या परीक्षा की तैयारी हुई है। पहला पूछता है कि हम परीक्षा को लेकर के दुखी हैं, चिंतित हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी है। तो दूसरा वाला मित्र बताता है, ठीक है, मैं अच्छी तरह से मेरी पढ़ाई पर जा रहा हूँ। मैं भी अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, हम तो अच्छे हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई पर जो है तो उसको लेकर के थोड़ा सा हम भी यहाँ पे चिंता कर रहे हैं। तो पहला वाला मित्र बोलता है कि क्या आप किसी विशेष किताबों से मदद ले रहे हैं। पूछता है क्या किसी अन्य किताबों से मदद ले रहे हैं। तो दूसरा वाला क्या बताता है कि हाँ, लेकिन मैं पाठ्य पुस्तक का बहुत ध्यान से पढ़ा हूँ। दूसरा वाला बताता है कि ले तो रहा हूँ, लेकिन पाठ्य पुस्तक को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं। पहला वाला दोस्त कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मुझे पाठ किताब के साथ काम करना शुरू करना क्या आप सोच रहे हैं। यानी मैं देख रहा हूँ कि मुझे पाठ किताब के साथ भी शुरू करना है, क्या ये करें कि नहीं, सोच रहा हूँ। तो दूसरा वाला यहाँ पे मित्र क्या कहता है, यहाँ पे दूसरा वाला मित्र कह रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि यह न केवल हिंदी के लिए बल्कि अन्य विषयों के लिए भी सहायक होगा, हमें ऐसा करना चाहिए। दोस्त पहला वाला कहता है कि अपने सहायक सुझाव के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। पहला वाला तो दूसरा वाला बोलता है शुभकामनाएं। इस प्रकार से आपस में दो मित्रों की यहाँ वार्षिक परीक्षा को लेकर के तैयारी के बारे में है संवाद। इसी प्रकार से हम और भी किसी विषय पर बना सकते हैं। ये 18 का है। 18 का अथवा दिया है कि इसमें पूछा गया है कि बस या रेलगाड़ी में से जिसमें आपने यात्रा की हो उस यात्रा पर एक अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखिए। यानी अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर है कि मैं बड़ी उत्कंठा से अपना नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन लाइन के टूट जाने पर मुझे भी आगे बढ़ना पड़ा। किसी तरह धक्का मुक्की करके मैं भी बस में चढ़ गया। अंदर आकर मुझे बैठने को एक सीट मिल गई और मैंने राहत की सांस ली। इतने में मेरी नज़र एक बहुत वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो मेरी सीट के पास खड़े थे। तो इस प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि अपना अनुभव बता रहा है कि जब वो बस पर चढ़ने के लिए टिकट ले रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वह तो पहले लाइन में खड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइन जो पीछे वाले थे तो आकर के आगे टिकट ले लेते थे, आगे वाले खड़े ही रह जाते थे। तो इसलिए वह भी फिर धक्का मुक्की करके गया, टिकट लिया और फिर अपने बस में चढ़ गया। और इस प्रकार से बैठ कर के कुछ उसको राहत मिलती है। फिर वह देखता है कि हमारे बगल में एक वृद्ध आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो अपनी सीट उसको दे देता है और फिर वह खड़े खड़े ही सफ़र करता है। तो ये इस प्रकार से हम बस या ट्रेन पर या और भी इसका है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिखना। ये जो है तो अपठित गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक इसी को पढ़ना है, इसी को फिर इसमें प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखना है। तो देखिए कि मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। गांधी जी को यह अभिलाषा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने पर निसंदेह ही फलवती सिद्ध हुई। राजेंद्र प्रसाद जन्मना या कर्मणा किसान तो नहीं थे, पर किसानों के सच्चे प्रतिनिधि अवश्य थे। उनमें एक गंवई गांव के किसान जैसी सादगी, सरलता, निश्चलता और कर्मठता विद्वान थी। उनमें किसान के तपस्या भी थी। वे स्वभाव और वेशभूषा से ठेठ किसान लगते थे। उन्होंने कभी स्वयं को भारत की ग्रामीण संस्कृति से अलग और विशिष्ट बनाने का प्रयास नहीं किया। तो ये अपठित दिया है। अब इसी में से इन प्रश्नों को
लिखना है। प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अब इसी में से हमको ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ है कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो ये हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके का ये पहले का एक हो जाएगा। फिर यहाँ है खा का है निसंदेह शब्द का अर्थ लिखिए। तो निसंदेह का अर्थ यहाँ हो जाएगा कि संदेह रहित, यानी कि संदेह रहित, जिसका कि शंका ना किया जाए, किसी भी प्रकार का शंका नहीं किया जाए तो वह संदेह रहित होता है। फिर यहाँ है गा का है कि विशिष्ट में कौन सा उपसर्ग है। तो विशिष्ट में यहाँ जो है ये विशिष्ट में, तो इसमें वी जो है तो उपसर्ग है, क्योंकि शिष्ट अलग हो जाएगा और बी यहाँ पे उपसर्ग। तो इस प्रकार से इन ये अपठित का प्रश्न उत्तर तीनों को हो गया। तो अथवा में ये भी अपठित ही है, पद्य के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया पद्य कि साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तरु का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो इस प्रकार से अब इसी में से हमको यहाँ पे ढूंढ करके इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न दिया गया है कि सुरपत के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे सुरपत हो जाएगा, तो सुरपत का पर्यायवाची इंद्र भी होता है, इंद्र माने होता है सुरपत। देवराज भी हो जाएगा, देवराज हो जाएगा। सुरेंद्र भी इसका पर्यायवाची होता है, यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्र भी। सुरेंद्र का अर्थ भी होता है कि सुरपत ही होता है। और महेंद्र हो गया, सुरराज हो गया। तो इस प्रकार से इसमें सुरराज हो गया, बहुत इसके कई इसमें पर्यायवाची हैं। पर ये प्रश्न ये है प्रश्न खा का है पहले जागे से क्या आशय है। तो पहले जागे से आशय का यहाँ पे हो जाएगा कि जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि इसका इतिहास भी गवाह है कि सबसे पहले हम ही शिक्षित हुए हैं, हम ही जागे हैं, इसके बाद ही कोई और शिक्षित हुआ है, कोई और जागा है। तो यहाँ जागने का अर्थ है कि शिक्षित होना, जागृत होना, पहले उठना। फिर प्रश्न यहाँ तीगा है कि हमने किसे प्रकंपित किया है। तो इसका हो जाएगा कि जो शत्रु है, तो शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं। भय यानी होता है डरते, यानी कि शत्रुओं को, तीन का हो जाएगा कि शत्रु को हम यहाँ पे प्रकंपित किए हैं। यहाँ पर ये प्रश्न 20 का दिया है, 20 का है कि काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित यहाँ पे भावार्थ को लिखना है। तो इस संदर्भ प्रसंग का यहाँ पे जो है तो अर्थ भी लिखना है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, ये है दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। तो यहाँ कह रहा है कि सुरा का अर्थ होता है कि शराब, और यहाँ सुवर्ण यानी सुंदर, कलश सोने के कलश में, कलश जो है। तो इसका पहले यहाँ पे हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में इसका हो जाएगा, संदर्भ में जो पाठ होता है तो पाठ का नाम रहता है, और इसके बाद उसमें कवि का नाम होता है कि कौन लिखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के साख्या एवं शब्द पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कबीरदास जी हैं। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रसंग में हो जाएगा कि इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है, कि यानी
कुल उनका बड़ा नहीं होता, बल्कि जो मनुष्य का कर्म होता है उसका कर्म मायने रखता है। तो ये भावार्थ हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो। इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। यानी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्मने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक कि ऊंचा उसका कर्म नहीं होगा। जिस प्रकार से सोने के लोटे में शराब भरा हुआ होता है तो उसका महत्व नहीं होता है, इसी प्रकार से ऊंचे जब अच्छा उच्च गुण विचार नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता है। का ये अथवा वाला यहाँ पे इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या ही लिखना है। तो यहाँ है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ये हो गया। अब इसका हमें यहाँ पे लिखना है, संदर्भ पहले लिखना है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। एक कैदी और कोकिला पाठ से यह लिया गया है। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रसंग में हो जाएगा, कि यहाँ पर कैदी कोकिल को अपने यातना में जीवन और जो कष्ट है उसके बारे में यहाँ पे वह बता रही है, उसके अपने कष्ट के बारे में यहाँ पे लोगों को बता रही है। व्याख्या में हो जाएगा यहाँ पे कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कवि को कारागार में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कहता है, तुम रात में ही क्यों गाती हो, तुम फिर रह अर्थात यानी कुछ क्षणों के बाद चुप क्यों हो जाती हो हे कोयल बोलो। तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा लाती हो, स्वाधीनता संग्राम में के कैदियों को तुम क्या संदेशा देती हो हे कोयल, तुम स्पष्टतया बोलो। तो इस प्रकार से इसमें कवि कह रहे हैं तुम गाती हो लेकिन जो स्वाधीनता, जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो उतने समय जो स्वाधीनता में आंदोलन कर रहे थे तो उनको जेल के अंदर कर दिया गया था। तो वहाँ से कवि कह रहे हैं कि हम तो कारागार में बंद हैं, लेकिन तुम बाहर खुले आसमान में रहती हो, तो तुम किसका संदेशा लाती हो। तुम कुछ बोलते बोलते रुक जाती हो, फिर कुछ कहती हो, फिर रुक जाती हो। इस प्रकार से तुम क्रांतिकारियों का, हमारे देश में जो देशभक्त हैं उनके लिए तुम क्या संदेशा ला रही हो, तुम बोलो हे कोयल, तुम बोलो। इस प्रकार से इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न 21 से दिया गया है कि गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पे लिखना है। तो हो यहाँ, दो बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो यह कहाँ से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ में इसका होगा कि प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, क्योंकि दो बैलों के जो लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं। फिर यहाँ पे संग में हो जाएगा कि बैल ने अपनी दुख को यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। व्याख्या में जो
2 बैल हैं, तो उनका इसमें इतना अपमान हुआ है। जब वह झूरी के यहाँ थे तो वहाँ उन्हें वहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता था। वह जो फूल की भी छड़ी से भी वह नहीं छूता था, यानी वह उसको कभी नहीं मारता था, बैलों को कभी भी वह नहीं, जो झूरी था तो वह नहीं मारता था। लेकिन जब गया के यहाँ दोनों बैलों को भेज दिया जाता है तो वहाँ उनको टिटका, झूरी की जो पत्नी होती है भेज देती है, तो वहाँ उनको टिटकार मिलता है, यानी कि धुतकार मिलता है, जिसका कि उनको अपमान होता है। खाने में भी वह सूखा भूसा देते हैं, काम करवाते हैं। इस प्रकार से बैलों को हमन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बैलों का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है, अपमान करने की बात और उनको प्रताड़ित करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर है ये 21 का ये अथवा है कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी क्षितिज भाग 1 के नाना साहब की पुत्री देवी मैना पाठ से लिया गया है, जिसके लेखिका चपला देवी हैं। यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये प्रसंग में हो जाएगा कि इस गद्यांश में नाना साहब की पुत्री मैना को आग में भस्म कर देने की मार्मिक अंकन हुआ है, जो मार्मिक घटना है तो उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो व्याख्या में हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए बलिदानों के क्रम में कल कानपुर के किले में एक भयंकर कांड हो गया। नाना साहब धुंधु पंत की इकलौती कन्या मैना कानपुर के किले में अंग्रेजों ने बंदी बना रखी थी। कल उस शांति और सरल स्वभाव की बालिका को जलाकर मार दिया गया। उस अनुपम देवी को अग्नि में भस्म होता देख सब लोगों ने उसे देवी मानकर क्रमबद्ध प्रणाम किया, उसकी वंदना की। इस प्रकार से यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि जो मैना को उन्होंने कानपुर के किले में बंद किए थे और उसको फिर आग के हवाले किया गया, तो उसको लोग देवी का रूप समझ करके प्रणाम किए और उनका सम्मान किए। यहाँ पे विशेष में है कि बालिका के बलिदान का रोमांचकारी अंकन हुआ है। दूसरे में है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में विषय का प्रतिपादन किया गया है। तीसरा है भावात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। प्रश्न 22 में कहा गया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना है। शुल्क मुक्ति कहें या फिर चाहे गरीबी के कारण यहाँ पे शुल्क मुक्ति के लिए कहें, तो इसका यहाँ पे जैसा देख रहे हैं इस यहाँ हो जाएगा, श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। फिर यहाँ जो जिसका जो विद्यालय का नाम है वो अपने विद्यालय का नाम लिखे और यहाँ पे जिला का नाम लिखे। फिर यहाँ विषय में हो जाएगा शाला शुल्क एवं परीक्षा शुल्क से मुक्ति के संबंध में यहाँ पे प्रमाण पत्र ये लिखना है। फिर यहाँ मान्यवर में हो जाएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। लड़कियाँ जो हैं तो छात्रा लिखेंगी। मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है, यानी कि कम है। इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है। पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी इन परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए शाला शुल्क तथा परीक्षा शुल्क से मुक्ति करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। इसमें हम और भी कारण दर्शा सकते हैं कि जैसे किसी के पिता दूसरे जगह हैं या फिर किसी के पिता नहीं हैं
फिर यहाँ पे इधर लिखा जाएगा कि इस विषय में जो भी शाला के नियम हैं वह मुझे स्वीकार हैं। इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। फिर इधर दिनांक लिखें, जो भी इधर दिनांक है, जिस दिनांक को पेपर लिख रहे हैं। और फिर इधर हो जाएगा यहाँ पे प्रार्थी का नाम, यहाँ पे हो जाएगा अपना नाम लिखो, कक्षा लिखो, विषय, रोल नंबर, ये सब। तो ये एक इसी प्रकार का यानी कि लिखने का प्रारूप है। हम उदाहरण के लिए इसको आपको ऐसा समझा दिए हैं। बकाया लिखने के लिए आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। विषय में यही होना चाहिए और उसमें कारण और भी कुछ दर्शा सकते हैं। 22 का ये अथवा है कि 22 हो जाएगा यहाँ पे 22 का अथवा में कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को यहाँ पे पत्र लिखना है कि वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर जहाँ से पत्र लिखा जाता है वहाँ का यहाँ पे हो जाएगा पता, हो जाएगा इधर दिन, हो जाएगा दिनांक, हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आदरणीय पिताजी, जिसको आप लिख रहे हैं पत्र। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी लिखें, भाई को लिख रहे हैं तो भैया लिखें, बहन लिखें, माता जी लिखें। तो जिसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं उसका यहाँ पे संबोधन करना पड़ेगा। फिर तो जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, सादा चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा है आप भी पूरी तरह सकुशल होंगे। मेरी परीक्षाएं निकट आ रही हैं। मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है। विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना लिख देना है। फिर इसके बाद पूज्य माता जी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और माता जी को प्रणाम करना है। छोटे भाई बहनों को भी यहाँ पे करना है। फिर इधर है हो जाएगा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी नाम है आपका है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दिया गया है किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। इस निबंध में दिया गया है विज्ञान के चमत्कार, जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय राष्ट्रीय पर्व, जल ही जीवन है, विद्यालय का वार्षिकोत्सव। इतने यहाँ पे 5 दिया है, लेकिन 5 में से कोई एक को ही लिखना है। तो आपको जिस पर सरल लगे आप वही उसी पर लिखिए। समय ज़्यादा होने के कारण हम सभी का विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन इसमें विज्ञान का जो के बढ़ते चरण चाहे कह लें, चाहे विज्ञान का जीवन पर प्रभाव कह लें, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कह लें, या फिर विज्ञान के चमत्कार, कुछ भी इसको कह लें, सब एक ही है। तो इस पर हम बताते हैं। समय ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपसे आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ ये पहले रूपरेखा लिखा जाता है। तो रूपरेखा में सबसे प्रथम में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार सभी भी निबंध में रहता है, चाहे किसी भी विषय पर निबंध लिखें। फिर जो बीच का होता है तो बीच का फिर सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार फिर यहाँ परिवर्तन होता है। जैसे विज्ञान पे तो विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, इस प्रकार से हो गया। और भी हम इसमें पॉइंट बना सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में या फिर और इसमें जैसे उद्योग के क्षेत्र में, वायुयान के क्षेत्र में, जलयान के क्षेत्र में, इस प्रकार से हम इसमें और भी बना सकते हैं। तो इसका यहाँ पे प्रस्तावना में हो जाएगा कि आज हम विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं। आज विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू
को प्रभावित किया है। यदि हमारे पूर्वज अपनी कब्रों से उठकर आज की दुनिया को देखें तो उन्हें अपनी आँखों पर यह विश्वास नहीं होगा कि हम कभी इस दुनिया में निवास करते हैं। यानी पहले क्या था कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आजकल टेलीफोन, टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज इतने बड़े बड़े सब हो गए हैं कि हम एक जगह से बैठे बैठे सभी काम अपना आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले के लोग अगर देखें तो अब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। विज्ञान वरदान के रूप में तो यहाँ पे हो जाएगा किस प्रकार से वह वरदान है हमें, किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में। तो विज्ञान ने मनुष्य का जीवन सुख, वैभव तथा समृद्धि से संपन्न बना दिया है। आज विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में आशातीत उन्नति की है। जैसे कि हो जाएगा खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कि खाद्यान्न के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति मचा दी है। वर्तमान युग में किसान वर्षा ऋतु पर आश्रित नहीं रहता, अपितु ट्यूबवेलों से खेती को सींच रहा है। बैलों की जगह ट्रैक्टर के माध्यम से खेती जुताई की जाती है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है तथा कीटनाशक दवाओं के द्वारा फसलों की सुरक्षा की जाती है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी प्रकार के यंत्र नहीं थे, लेकिन आजकल इतनी सुविधा हो गई है, चाहे जुताई, बुवाई, कटाई, गहाई हो, कुछ भी हो खाद, बीज, पानी हो, हर एक का आधुनिकीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। फिर उद्योग एवं विज्ञान, मशीनों के द्वारा आज औद्योगिक क्षमता का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जो कार्य पहले 100 व्यक्तियों द्वारा पूरा होता था, आज मशीनों के द्वारा कम समय में एक ही व्यक्ति पूरा कर ले रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में टीवी, रेडियो तथा कंप्यूटरों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। चित्रपट पर प्रदर्शित राजनीतिक वार्ता, प्रकृति दृश्य तथा शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यानी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो कि देखिए हम घर बैठे भी टीवी, मोबाइल, रेडियो से पढ़ सकते हैं। स्कूल अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आवागमन के क्षेत्र में कई प्रकार के इसमें संसाधन हो गए। जैसे प्राचीन समय में यात्रा करना बहुत ही कष्टप्रद तथा भययुक्त होता था, लेकिन वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा आज रेल, मोटर तथा वायुयानों के माध्यम से मानव संपूर्ण विश्व की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर सकता है। पहले कहीं जाना होता था तो उसी में 10 दिन, महीनों लगता था, लेकिन आज इतनी सुविधा हो गई है कि उसे एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। विदेश की यात्रा पूरा करके वापस आ सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज विज्ञान के माध्यम से अनेक आघात बीमारियों का एक्सरे द्वारा आंतरिक फोटो लेकर सरलता से पता लगा लिया जाता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज भी संभव हो गया है। ऑपरेशन के द्वारा न जाने कितने इंसानों को नया जीवन मिलता है। पहले जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, अब शरीर बिना काट फाड़ किए बिना ही शरीर के पूरे अंगों को देख लिया जा रहा है, कौन सा अंग कहाँ खराब हो गया है, कौन सा कहाँ पे क्या बीमारी है, इसका पता लगा लिया जा रहा है। संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है। टेलीफोन, टेलीग्राम तथा टेलीविज़न के द्वारा हम घर बैठे संपूर्ण देश के लोगों का हालचाल जान लेते हैं। एक जगह बैठे बैठे सभी का हम हालचाल जान ले रहे हैं, वीडियो से भी उनका देख ले रहे हैं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में आज वस्त्र निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों से युक्त नई नई मिलें स्थापित हो गई हैं। सिलाई के लिए नई नई मशीनें आविष्कृत हो गई हैं। चाहे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो वह हर एक प्रकार से उपलब्ध हैं। विज्ञान अभिशाप के रूप में यानी कि हमें किस प्रकार से वह घाटा भी हो रहा है विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को सुख, सुविधा एवं स्वास्थ्य दिया है, वहीं दूसरी ओर वह एक विशालकाय दानव की तरह भयंकर मुंह खोले हुए उसे मृत्यु की नींद में सुलाने को बेचैन है। हाइड्रोजन बम और जहरीली गैसें उनके लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हो रही हैं। विज्ञान द्वारा प्रदत्त भौतिक
साधनों से मनुष्य आलसी हो गया है और शरीर से कमजोर हो गया है। विज्ञान ने वातावरण को अति दूषित कर दिया है और प्रकृति की संरचना में से खिलवाड़ किया है। तो जितना ही विज्ञान हमें वरदान के रूप में साबित हुआ है, उतना ही अभिशाप के रूप में साबित हुआ है। क्योंकि अगर इतने ऐसे जहरीली दवाएं बन गई हैं, परमाणु बम बन गए हैं कि अगर एक परमाणु बम गिराएंगे तो पूरा एक जिला, एक गांव ही पूरा साफ हो जाएगा, मर जाएगा। और जो इतना धुआं कोहरा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ये भी सब उसके कारण ही हैं। फिर उपसंहार में यह हो जाएगा, विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। उसका शुभ और अशुभ प्रयोग मनुष्य के हाथ में ही है। ईश्वर मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे कि वह मनुष्य के संहार के लिए इसका प्रयोग ना करे। तो इस प्रकार से इसका अच्छा और बुरा जो प्रयोग है सब इंसान ही, मनुष्य ही कर रहे हैं। अगर मनुष्य चाहे तो उसे अच्छा बना दे, अच्छा कर दे, शक्तिशाली बन सकता है। अगर इसी से चाहे तो वह अशुभ भी काम कर सकते हैं, यानी दूसरे को जैसे मार सकता है, गिरा सकता है, तो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जहाँ एक और विज्ञान अभिशाप का रूप है, वहीं ये वरदान भी साबित हुआ है। और भी इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से ये कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक का विषय हिंदी 1 से लेकर के प्रश्न 23 तक के सभी इसमें हल हैं। तो आप प्लीज़ इसे 2-3 बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।